धन्यवाद दीदी। और आप सभी का आज के इस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस संदेश द्वारा आयोजित सेमिनार की अनकही श्रृंखला में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज इस दौर में जब कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, जो लोग हाशिए पर पहुंच चुके हैं, तो उन लोगों के लिए लगातार संघर्ष करने वाले, उनकी आवाज बनकर काम करने वाले कुछ आवाजें हैं जो आज हमारे साथ हैं। और उनमें से एक है राजेंद्र भाई। राजेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप न केवल माइग्रेंट्स और जो लोग प्रवासी मजदूर जिनको कहा जाता है उनके लिए संघर्ष करते हैं, बल्कि उनको पहचान दिलाने का भी आप काम करते हैं। तो हम अपने सत्र की शुरुआत कुछ प्रश्न और उत्तर के साथ हम करेंगे और फिर से इसमें बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे एक प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं कि ये जो हमारे माइग्रेंट्स होते हैं, प्रवासी मजदूर होते हैं और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, ये कौन लोग होते हैं? तो अगर हम देखते हैं कि असंगठित क्षेत्र और उसमें भी खासकर जब हम देखेंगे कि प्रवासी मजदूर होते हैं, तो ये वो सब लोग होते हैं जो अक्सर गांव में रहते हैं, जिनके पास स्थानीय स्तर पर उतनी जमीनें, उतनी खेती नहीं होती है, या स्थानीय स्तर पर जिनके पास बहुत इतने रोजगार के विकल्प या साधन नहीं होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों से जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में निकल करके शहरों की तरफ जाते हैं, प्रवास करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के काम की तलाश करते हैं, जिनके पास और कोई बहुत अल्टरनेट नहीं है। इनमें जो ज्यादातर लोग होते हैं वो अक्सर हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो समाज में अक्सर हाशिए के ऊपर रहे हैं, जिनके पास अपनी कोई बहुत जमीनें नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में इनमें दलित समुदाय के लोग हैं, जो अक्सर हम देखते हैं कि जो माइग्रेंट होते हैं। आदिवासी समुदाय के लोग हैं जिनको हम देखते हैं कि वो माइग्रेंट होते हैं। और जब हम देखें, अगर पूरे राज्य में भी देखते हैं, तो इस तरह के ही जो राज्य हैं, जो पिछड़े हुए राज्य रहे हैं, जो हमेशा से पीछे हैं, उन राज्यों से हमें बड़ी संख्या में प्रवास देखने को मिलता है, लोग बाहर जाते हुए देखने को मिलते हैं। हम सब जानते हैं इस तरह के राज्यों को, अगर हम देखें। और राज्यों में भी कुछ क्लस्टर्स को जब हम देखते हैं, चाहे उनमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तो ये सब है। इनमें पूरे बेल्ट हैं, पूरे एरियाज हैं, जिन क्षेत्रों से निकल करके लोग शहरों में या दूसरे राज्यों में काम की तलाश में निकलते हैं हमेशा आकर के। और ये जो संख्या होती है ये बहुत बड़ी होती है, ये एक बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, पैटर्न के पैटर्न होते हैं इसमें। आप म्यूट है सुमित भाई। किन किन क्षेत्रों में ये लोग काम करते हैं? जैसे कि खेती हो गई और अन्य सेवाएं हो गई, या निर्माण सेवाएं होती हैं जिनको हम कंस्ट्रक्शन वर्क बोलते हैं। तो इनमें किस रूप से ये कार्य करते हैं और कितनी संख्या में ये लोग होते हैं? हाँ, तो एक अगर हम देखते हैं कि मजदूर और असंगठित क्षेत्र जो पूरी है उसमें भी प्रवासी है, तो ये बहुत बढ़िया सवाल है सुमित भाई आपका। और इसका जवाब आज तक भारत में किसी ने ढूंढा नहीं है, मतलब किसी के पास है नहीं सही जवाब। इसका जवाब बहुत सारे होते हैं, पर इसका कोई सही जवाब, जैसे आज हम कहें कि भारत की जो जनसंख्या है वो 1 अरब 44 करोड़ या 40 करोड़ जो भी है, वो एक आंकड़ा है। हम लोग उसके इर्द गिर्द होंगे तो ये नहीं है। हम देखें आज कि हमारे तकरीबन माना जाता है कि हमारे देश में 47 करोड़ के लगभग वर्कफोर्स है टोटल। 47 करोड़ के आसपास लोग हैं जो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, किसी भी तरह का है इनमें आकर के। और इनमें देखेंगे तो 43 करोड़ लोग जो हैं वो तकरीबन असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित का मतलब हम सब जानते हैं, जिनके मालिक या नियोक्ता बहुत स्थायी और फिक्स नहीं होते हैं, जिनके अपने किसी तरह का सामाजिक सुरक्षा या प्रोटेक्शन नहीं होता है, तो वो सब क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में आते हैं। और इनमें भी अगर हम जब देखते हैं
कि प्रवासी मजदूर कितने होंगे, कितने मजदूर ऐसे होंगे जो एक राज्य से निकल करके दूसरे राज्य, अपने जिले के बाहर जाकर के काम की तलाश में दूसरी जगह जा रहे हैं, ये लोग काम ढूंढ रहे हैं। तो टोटल असंगठित वर्कफोर्स में भी जब हम देखते हैं तो तकरीबन माना ये जाता है कि 12 से 18 करोड़ लोग हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं यहाँ पे। वो लोग हैं यहाँ पे। और अगर हम देखते हैं इनमें भी जो सबसे बड़े सेक्टर हैं जो जाकर के काम करते हैं, तो एक अनुमान है पूरी तरह से कि 4.5 करोड़ के आसपास लोग हैं जो निर्माण के कामों में, कंस्ट्रक्शन में जाकर के, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाकर के एक जगह से दूसरी जगह काम करते हैं। प्रवासियों में तकरीबन 1.25 करोड़ लोग, 1.25 करोड़ के आसपास लोग हैं जो घरेलू काम, डोमेस्टिक वर्क में जाकर के मजदूरी करने का काम करते हैं। तकरीबन 1.10 करोड़ लोग हैं जो देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाते हैं, जाकर के टेक्सटाइल सेक्टर्स में जाकर के काम करते हैं। तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं वो माइंस और क्यूरीज में जाकर के देश भर में अलग अलग जगह जाकर के काम करते हैं। इतना ही माना जाता है कि तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास जो मजदूर हैं वो एग्रीकल्चर, खेती के काम में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मजदूरी करने के लिए, वहां पे हैं। फिर और भी जो सेक्टर्स हैं जिनमें हेड लोडिंग है, फिर सर्विस सेक्टर जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटलिटी, ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट्स में जाकर के मजदूरी करते हैं, तो उनकी भी संख्या अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 50 लाख से ज्यादा है ये संख्या पूरी मानी जाती है। और ये सब जो अलग अलग अध्ययन और अलग अलग चीजें हैं उनके अनुसार ये सब अनुमान है। कभी भी अभी तक हमारे यहाँ हम स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि ये सेक्टर है और इसमें इतने लोग काम करते हैं, या इस राज्य से निकल करके इतने लोग दूसरे राज्य में जाते हैं। और यही सेक्टर की बड़ी एक, हम कह सकते हैं कि विडंबना है, या आज भी ये छिपा हुआ सेक्टर है इतना बड़ा होने के बाद भी, जो प्रवासी है। जी राजेंद्र भाई, धन्यवाद। आपने जैसे बताया इनका जो काम करने का क्षेत्र होता है अलग अलग रूप से, सर्विस सेक्टर हो या उद्योग हो या कंस्ट्रक्शन वर्क हो या और भी जो काम होते हैं, तो इनमें ये अपनी सेवाएं देते हैं और एक तरीके से देश निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो देश की अर्थव्यवस्था में इनका किस तरीके का योगदान होता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है? तो अगर हम लोग देखते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा योगदान है वो मजदूरों का है, वो संगठित क्षेत्र है, उसमें भी प्रवासी है जो बहुत बड़ी संख्या में है यहाँ पे। मेरा अपना मानना है कि सबसे बड़ा योगदान आपके ये है कि सबसे बड़ा जो योगदान है वो इन मजदूरों का होता है, इन प्रवासियों का उसमें होता है। यहाँ पे आकर के एक बार के लिए अगर हम लोग कल्पना करते हैं, और ये अभी हम सबका उदाहरण देखा हुआ था, वहां पे आकर के उद्योग वहीं था, इंडस्ट्री वहीं थी, लॉकडाउन में मजदूर अपने घरों को निकल गए थे, देश नहीं चल पा रहा था पूरा है। यहाँ पे देखने को देखा जाए तो देश की जो टोटल जीडीपी है या देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 54% योगदान जो माना जाता है वो मजदूरों का माना जाता है। ये जो अर्थशास्त्री है वो सब मानते हैं। मेरा अपना मानना है कि शायद उससे भी कहीं बड़ा है। आज हम देखें कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सूरत, अहमदाबाद, जहां जहां पर भी टेक्सटाइल, महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत टेक्सटाइल, तमिलनाडु में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं हमारे देश में, बड़ी बड़ी हैं। आज अगर सारा मजदूर अपने घर वापस आ जाता है तो वो इंडस्ट्री नहीं चल पाएगा पूरी तरह से। कंस्ट्रक्शन का पूरा इंडस्ट्री, पूरा इकोनॉमी है वो कंप्लीटली इनके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इसका जो जवाब है वो है 54% योगदान इनका अपना है। तो आधे से ज्यादा देश मजदूर चलाते हैं। जी राजेंद्र भाई, ये जो लोग होते हैं, इतना बड़ा इनका देश निर्माण में योगदान होता है, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान होता है, लेकिन ये अपनी पहचान के लिए मोहताज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कौन सी वो बातें हैं जो इनकी पहचान में अड़चने लेके आती है? जी, तो सुमित भाई, अगर हम देखते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सबसे बड़ी समस्या है मजदूरों की वो अपनी एक पहचान की समस्या है। और ये पहचान जो है वो
दो तरह से उनकी अपनी पहचान है। एक पहचान उनकी अपनी आइडेंटिटी है कि मेरा एक कोई कार्ड है, मेरी एक कहीं गिनती है, मेरी कहीं एक काउंटिंग है, मेरे को वो माना जाता है वहां पे आकर के। जैसे आज हम देखते हैं कि आधार मेरा एक है तो मैं हूँ देश में, यहाँ पे हूँ, मेरा वोटर आईडी है तो मैं भारत का नागरिक हूँ। तो वो एक हमको आइडेंटिटी देते हैं। तो एक तो इनकी अपनी ये आइडेंटिटी है जो है। इससे भी जो महत्वपूर्ण है वो है कि एक श्रमिक के रूप में इनकी आइडेंटिटी, अगर हम देखें कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ही क्यों देश में, अगर होना देखा जाए तो ये होना ही नहीं चाहिए था पूरी तरह से आकर के। तो ये जो सेक्टर है, यहाँ के जो मजदूर हैं वो है कि अब पहचान क्या है, वो मजदूर हैं या मजदूर नहीं है, वो पूरी तरह से आकर के। और हमेशा इस पहचान को मेरा अपना मानना है कि हमेशा जो इनकी अपनी मजदूर के रूप की पहचान है वह कभी स्थापित नहीं होने दी। और वही आज हमारे देश के 93% लोगों को हम लोग देखते हैं तो वो सब असंगठित पूरी तरह से हैं। और चूंकि ये जो पहचान आपकी मजदूर के रूप में एक पहचान है, ये सब हम देखेंगे जो अधिकतर माइग्रेंट है वो कंप्लीटली सीजनल माइग्रेंट्स है। ये जाएंगे साल के 8 से 10 महीने कम से कम, ये अपने जो है वो अपने डेस्टिनेशंस पे बिताते हैं, वहां काम करते हैं, वो पूरा योगदान करते हैं। पर कभी भी आकर के उद्योगों ने, मालिकों ने इनको मजदूर के रूप में पहचान स्थापित नहीं करी कि आप एक मजदूर हैं। वहां पे आकर के किसी तरह के एम्प्लॉय रिलेशन इनके एस्टेब्लिश नहीं हुए, किसी तरह के इनके प्रोटेक्शन या सोशल सिक्योरिटी इनको इंडस्ट्रीज ने, मालिकों ने, एम्प्लॉयर्स ने नहीं दी। इसको अगर और देखें हम लोग तो कभी सरकारों ने भी इनको एक मजदूर के रूप में पहचान या मजदूर के रूप में आइडेंटिटी नहीं दी। मजदूर है तो उनको खुद को भी नहीं पता कि हम एक मजदूर, कि हम एक नागरिक हैं, कि हम हमारे गांव के किसान हैं वहां पर आकर के। चूंकि और ये क्यों नहीं दी, इसमें ये माना, ये मेरा अपना ये मानना है, हमारा समझ भी यही कहती है आकर के कि आइडेंटिटी से व्यक्ति के राइट्स जुड़ते हैं सीधे सीधे। कि मैं अपने आप को मजदूर मानना शुरू कर दूंगा, मेरा मालिक या मेरा एम्प्लॉयर जो होगा वो भी मुझे एक मजदूर की पहचान देगा, तो मैं अपने अधिकारों की मांग करना शुरू कर दूंगा। मैं अपने जो चीजें हैं, राइट्स हैं, वो दूंगा। और ये हम स्पष्ट रूप से देखते भी हैं, जहां फॉर्मल सेक्टर है, जहां कंपनीज हैं, वहां वर्कर संगठित हैं, वहां उनकी आइडेंटिटी है, वहां उनके पीएफ ईएसआईसी जैसी मूलभूत सेवाएं हैं, तो उनके अपने अधिकार भी बनते हैं। उसको आकर के वो स्ट्राइक कर पाते हैं, वो अपने अधिकारों को ले पाते हैं, वो नेगोशिएशन कर पाते हैं, वो सरकारों के साथ नेगोशिएशन और बातचीत कर पाते हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र में नहीं होता। कभी आपने नहीं सुना होगा कि देश में 1.5 करोड़ के आसपास लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, पर कभी उन्होंने हड़ताल कर दी होगी कि भैया कंस्ट्रक्शन के मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने के लिए अधिकार कर दी या अपनी इन मांगों के लिए कर दी वहां पे। तो ये जो है वो यही बड़ा कारण है कि ये जानबूझ करके भी जो आइडेंटिटी है, मुझे लगता है कि उससे इनको हमेशा दूर रखा गया है। और इन कामों में लेयर्स ही इतनी आ गई हैं कि व्यक्ति की पहचान ही नहीं है। व्यक्ति को गांव में से कोई और लेके आता है, फिर वो किसी और के मार्फत काम करवाता है, वहां फिर कोई और होता है। तो एम्प्लॉयर है ही कौन, कभी वो पहचान ही नहीं हुई कि मेरा वास्तविक एम्प्लॉयर कौन है। लाने मुझे गांव से बुलाने वाला व्यक्ति है, मुझे काम कराने वाला ठेकेदार है, कि मेरे ऊपर का ठेकेदार। लेयर्स ही बहुत हो जाती हैं इसमें आके। तो ये जो आइडेंटिटी है वो दोनों तरह की जो आइडेंटिटी है वो है। और अगर आज हम देखें तो आज ये कहीं भी ये आइडेंटिटी नहीं है इस तरह की कि कितने लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। एक मजदूर को भी आइडेंटिटी नहीं है कि ये मजदूर जो है वो क्या है, ये किस सेक्टर का मजदूर है, किस स्किल के साथ काम करता है, कहाँ काम करता है वहां पे आकर। जी राजेंद्र भाई, जैसा आपने बताया कि आइडेंटिटी का इनको की समस्या होती है, और मजदूर और श्रमिक और जो मालिक होता है उसका जो रिश्ता होता है उसमें एक सवाल यह है कि उनका जो रिश्ता स्थापित करने में जो चुनौतियां होती हैं वो। दूसरा, मजदूरों के लिए कुछ अधिकार हैं, कानून है, और कौन से कानून उन मजदूरों तक पहुंच पाते हैं, और जो नहीं पहुंचते तो क्यों नहीं पहुंचते हैं। हेलो तो हेलो जी जी हाँ, तो आपने पहले बात करी कि चुनौतियां कौन सी आइडेंटिटी में, वो आइडेंटिटी क्यों नहीं लोगों को मिल पाती, क्यों नहीं एस्टेब्लिश हो मजदूर और पाती, मालिक और श्रमिक मालिक के के रिश्ते में। रिश्ते में जो है वो नहीं हो पाता। जी। तो ये जो है, इसमें सबसे बड़ा जो चुनौती है वो यही है। और ये एक आइडेंटिटी का है कि कभी भी जो है मालिक और जो मजदूर का जो रिश्ता है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता नहीं बन पाता है उनमें आकर के है।
दो तीन इसके अगर हम देखते हैं कि बड़े चैलेंजेस हैं, बड़े कारण हैं, तो ये हम जब देखते हैं कि ये जो सब मजदूर हैं, अधिकतर जो मजदूर हैं वो आते हैं ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों से, बहुत जरूरतमंद क्षेत्रों से निकलते हैं, जो जैसे ट्राइबल एरियाज हैं, है ना, जो बहुत ही पिछड़े हुए एरियाज हैं, उनसे निकलते हैं आकर के, है जो समाज में पहले से भी बहुत हाशिए पे रहे हुए लोग हैं। जब हम देखते हैं यहाँ पर आकर के कि ये जब काम के लिए इनको ले जाया जाता है, तो जो एम्प्लॉयर होता है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और इनके बीच में अगर हम देखेंगे तो 3 से 4 या उससे भी अधिक, कई कई मामलों में तो उससे भी अधिक लेयर हमको देखने को मिलती हैं। तो गांव से लाने वाला व्यक्ति कोई और होता है इनको, फिर काम पे मार्केट में एंट्री कराने वाला व्यक्ति कोई और होता है, फिर वहां इनको सुपरवाइज करने वाला व्यक्ति कोई और होता है वहां पर आकर के, इनका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो होते हैं वो कोई और होता है वहां पे। वो मजदूर काम में तो आ जाता है, और जब उसकी पगार या उसकी बात होती है तो सब उसमें से उसका अपना हिस्सा भी पूरी तरह से निकाल लेते हैं वहां पर आकर के, लेकिन वो उसके प्रति जिम्मेदार कौन है? क्या वो कंपनी जिम्मेदार है पूरी तरह से? क्या उस कंपनी का ठेका लेने वाला ठेकेदार जिम्मेदार है? क्या उनसे काम कराने वाला जो और एक और पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, जो सुपरवाइजर टाइप व्यक्ति है, क्या वो जिम्मेदार होता है? क्या उनको गांव से लाने वाला जिम्मेदार है? जब हम देखते हैं पूरी तरह से आकर के कि कुछ भी घटना दुर्घटना ये जरूरत होती है, तो ये कभी पहचान बनी नहीं पाती है पूरी तरह से कि इसको है कौन व्यक्ति। तो इसमें लेयर्स जो होती हैं वो बहुत मल्टीपल होती हैं। तो एक तो बड़ी चुनौती जो पहचान को स्थापित करने में आती है, और शायद इस लेयर और इस अस्पष्टता को बना के मार्केट हमेशा रखता है, इंडस्ट्री एम्प्लॉयर हमेशा बना के रखता है, ताकि उसकी जो लाइबिलिटी है, जो एक एम्प्लॉयर की जवाबदेही है, वो कभी हो नहीं उसके प्रति, या वो मांग ही नहीं पाए अपनी जवाबदेही को उसके सामने आ पाए या मांग पाए उस तरह से आकर के, है। तो एक तो बड़ी चुनौती ये होती है। दूसरी जो बड़ी चुनौती है वो ये होती है कि जब व्यक्ति गांव में से काम की तलाश के लिए निकलता है तो उसकी बहुत जरूरत होती है, उसको लाया भी जाता है या उसकी जरूरत है। तो जो हमेशा इंडस्ट्री है, जो मालिक, इंडस्ट्री से मेरा तात्पर्य एम्प्लॉयर है, मालिक है, नियोक्ता है, ठेकेदार है, यहाँ पे आकर के वो उसको बताते हैं कि काम की जरूरत आपको है भैया, ठीक है, हम आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं कि आपको काम दे रहे हैं। आज भी हम लोग अगर हम देखते हैं हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं, उन क्षेत्रों से हम लोग देखते हैं तो आज भी यहाँ जो मिनिमम वेज हैं वो लोगों को नहीं मिल पाते हैं पूरी तरह। आज भी लोग 12 से 16 घंटे, 18 घंटे जो काम करते हैं वो 5 से 6 हजार में काम करते हैं। तो वो कभी जो एम्प्लॉयर है वो ये बताता ही नहीं कि आप मेरे एक मजदूर हैं। तो वो जो एम्प्लॉयर की आइडेंटिटी है वो एस्टेब्लिश नहीं होती, वो तो उपकार वाली होती है कि मैं तुम्हें काम दे रहा हूं, तुम्हारा घर गुजारा चल रहा है, ये तुम्हारी जरूरत है। तो आइडेंटिटी का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता है। आप सर्वाइवल के लिए यहाँ आए हो अपना, और आपके सर्वाइवल को पूरा करने में मेरा पूरा योगदान है यहाँ पे आकर के। तो ये जो बड़ी चुनौती है वो उसकी परिस्थितियां भी है, उसकी परिस्थितियों के कारण भी आइडेंटिटी उसकी अपनी इफेक्ट होती है, और वो कभी ना उस आइडेंटिटी की मांग करता है उस तरह से आकर के, ना वो उसको दिखाता है। वो आइडेंटिटी केवल कार्ड की नहीं, अपनी एक पहचान की, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं वहां पे आकर के। तो ये जो है, ये कुछ जो कारण है वो बड़े कारण यहाँ पर हैं। और तीसरा बड़ा कारण है जो कभी भी मालिक और श्रमिक के बीच में जो है वो पहचान को स्थापित नहीं होने देता, वो है कि जो कानून है जो इस पहचान को स्थापित करते हैं उनकी पहुंच का ना होना, या बहुत कम पहुंच का इस वर्ग तक पूरा होना, जो आपके दूसरे सवाल से भी जुड़ा हुआ है। तो ये 3 बड़ी जो है वो चुनौतियां हैं इसमें आकर के, जो मालिक और मजदूर के बीच में उस पहचान को, उस आइडेंटिटी को स्थापित है। इसको उसकी अपनी मजदूर के रूप की आइडेंटिटी, उसकी कार्ड के रूप की आइडेंटिटी भी होगी। हम देखेंगे, अगर इसका उदाहरण है आइडेंटिटी कैसे एस्टेब्लिश नहीं होने देते, कि आप मजदूर को जहां हाजिरी कार्ड कहीं कहीं दिए जाते हैं, महीने का हिसाब होगा। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। महीने के अंत में जब हिसाब होता है, मजदूर को पैसा मिले या नहीं मिले, महीने के अंत में वो मालिक या ठेकेदार उससे उस कार्ड को भी ले लेता है कि ये व्यक्ति कभी उसका कहीं किसी भी तरह से उपयोग ना कर पाए, या उसकी वो पहचान या लाइबिलिटी ना हो कि भैया ये पैसा भी मेरे को देना था, कि ये चीज वहां पे करना था। तो ये आपकी पहली बात की के ऊपर मेरा अपना मानना था। और दूसरा अपना आपका सवाल था कि कौन कौन से श्रम कानून हैं जो इन तक पहुंचते हैं। यहाँ बस मैं सभी साथियों को ये कहना चाहूंगा कि कौन से श्रम कानून ऐसा है जो इन तक पहुंचता है ना। तो इन तक जो पहुंच होती है वो कोई बहुत श्रम कानूनों की होती नहीं है।
अगर हम लोग देखते हैं कि पूरे देश में 44 तरह के कुछ श्रम कानून बने हुए हैं जो मजदूरों को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। मैं सभी साथियों को ये कहना चाहूंगा एक बार कि पूरी दुनिया भर में मतलब अगर हम देखते हैं तो भारत के जो श्रम कानून है वो बहुत मजबूत श्रम कानून है, और वो मजदूरों की सुरक्षा और मजदूरों के प्रोटेक्शन, उनकी आइडेंटिटी के लिए काफी है। मैं ये नहीं कह रहा उनमें कोई बहुत कमियां थी, हम भले कोड लाएं उनको बदलें वो एक अलग बात है, पर अभी भी जो श्रम कानून बने हुए हैं वो हैं, लेकिन इन तक इनकी पहुंच नहीं है। और अगर हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को देखते हैं तो उनमें कुल 6-7 तरह के कानून हैं जो उनके ऊपर लागू होते हैं, बाकी तरह के कानून तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पे लागू ही नहीं होते हैं हमारे यहाँ पे। उन 6-7 तरह के कानूनों में अगर हम लोग देखते हैं तो न्यूनतम मजदूरी का जो कानून है वो इनके ऊपर लागू होता है, ठेका प्रथा का कानून इनके ऊपर लागू होता है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, कर्मकार क्षतिपूर्ति कानून जो होता है वो इनके ऊपर यहाँ पर लागू होता है। अगर हम लोग देखते हैं इसके अंदर आकर के तो समान वेतन, जो वेतन अधिनियम है, जो मजदूरी भुगतान अधिनियम है, पूरी तरह से वो इनके ऊपर आकर के लागू होता है। अंतरराज्यीय प्रवासी अधिनियम जो हमारे यहाँ बना हुआ है देश में, वो इनके ऊपर लागू होते हैं। और ये जो कानून है ये पूरी ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से देखें तो हो सकते हैं। लेकिन आज भी जब हम देखते हैं ये 5-6 तरह के पूरे कानून हैं और हम सब अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं पूरा है, तो अगर हम देखेंगे अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक कानून जो बना हुआ है हमारे यहाँ, इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट हम लोग जिसको बोलते हैं, माइग्रेंट वर्कर एक्ट है, तो कौन रजिस्टर्ड होके जाता है? कायदा उस कानून का ये कहता है कि जिस राज्य से व्यक्ति निकल रहा है, जो भी ठेकेदार अपने साथ 5 या उससे अधिक श्रमिकों को लेकर के काम की तलाश में जाता है, वो व्यक्ति स्थानीय श्रम कार्यालय, चाहे वो राज्य जहां से मजदूर निकल रहा है उस राज्य के स्थानीय श्रम कार्यालय में उसको एक मजदूरों की लिस्ट और वो देना पड़ेगा, जानकारी पूरी उनकी वहां पे, और वो वहां फॉर्म 70 जमा करेंगे और उसको एक फॉर्म 71 देंगे। वो जिस राज्य में ले जा रहा है वहां के स्थानीय श्रम कार्यालय में उसको वो फॉर्म जमा करके सूचना देनी पड़ेगी कि मैं इतने मजदूर यहाँ लेके आया हूँ, और उन मजदूरों की जिम्मेदारी उसकी होगी, उसकी छाया, पानी, रहना, खाना, छोटे बच्चे जा रहे हैं तो उनकी शिक्षा, उन मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा, प्रोटेक्शन, उस सब की जिम्मेदारी उस ठेकेदार की होगी। पर ये कानून कहीं भी देश में लागू नहीं होता। इसका एक छोटा सा उदाहरण भी मैं देना चाहूंगा पूरा आकर के है। जैसे मैं जिस क्षेत्र से रहता हूँ उस एक ही ब्लॉक में से, मैं अभी जहाँ बैठा हूँ उस ब्लॉक में से 50,000 प्रवासी मजदूर हैं जो गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं। और मैंने एक आरटीआई किया, सबसे ज्यादा सूरत में जाते हैं। इस एक ही प्रखंड से तकरीबन 15,000 लोग सूरत में जाके काम करते हैं। मैंने एक आरटीआई किया उदयपुर जिले में और एक आरटीआई किया सूरत जिले में कि कुल कितने लोग हैं जो अंतरराज्यीय प्रवासी कानून के तहत पंजीकृत होकर के, ये कुछ सालों पहले किया मैंने, कि कानून के तहत पंजीकृत होकर के यहाँ से राज्य से बाहर जा रहे हैं इस जिले के लोग। और सूरत में भी मैंने किया कि कितने लोग ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय प्रवासी कानून के तहत पंजीकृत होके जा रहे हैं। मुझे उसका जवाब आया उदयपुर जिले से 0, कि कोई भी व्यक्ति है जो इस कानून के तहत पंजीकृत होकर के नहीं जा रहा। और सूरत शहर ने जवाब दिया मेरे को कि 1076 लोग हैं। तो उनका अपना मानना था कि ये है। तो हम देख सकते हैं कि ये कानून जो है वो कितना प्रभावी हो रहा है, जो कि इनको पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून है। आज हम देखेंगे न्यूनतम मजदूरी का जो कानून है वो लागू नहीं होता है किन्हीं भी स्टेट्स में। अगर हम देखें आज गुजरात की न्यूनतम मजदूरी 350 रुपया है, पर मैंने आपको उदाहरण बताया आज भी लोग 6,000 रुपए में वहां जाकर के मजदूरी की शुरुआत करते हैं, और वो भी बहुत घंटे, 8 घंटे की मजदूरी है न्यूनतम मजदूरी। अगर हम लोग मजदूरी की बात करें, 8 घंटे की मजदूरी की बात करें, आज पूरे देश में 12 घंटे की शिफ्ट्स हो गई है पूरी तरह से आकर के। पूरे इनफॉर्मल सेक्टर को देखें तो 12 घंटा काम करवाया जा रहा है और पगार जो है वो 8 घंटे की दी जा रही है। तो अगर पूरे देश के मजदूरों में भी देखें मिनिमम वेज के हिसाब से तो बहुत बड़ी संख्या होगी जिन पे लागू नहीं है। आज उनको 12,000 16,000 भी मिल रहा है, अगर 8 घंटे की मजदूरी से देखें तो नहीं है। 12 घंटे आप काम कर रहे हो, आज गुजरात की मिनिमम वेज देखें तो 12 घंटे काम का उसको 20,000 का मजदूरी होना चाहिए कम से कम आकर के, पर वो वहां पर नहीं है। तो ये कानून इन पे लागू नहीं है। आज हम देखते हैं कम एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो श्रमिक नियोक्ता संबंध स्थापित नहीं होते, तो क्लेम कहां से डालेगा अपना, या वो कहां से कर पाएगा। इसके हम सब उदाहरण देखते हैं पूरी तरह से कि ये कानून कोई लागू नहीं है। पूरे ठेका प्रथा कानून है पूरी तरह से
वो पूरी तरह लागू नहीं है। अब तो सरकारी व्यवस्था में ही ठेका प्रथाएं आ गई पूरी तरह से, वो नहीं है, इनको लेके कोई प्रोटेक्शन नहीं है इनको। तो अगर हम देखते हैं अधिकतर श्रम कानून है, और जो असंगठित के लिए 6-7 मुख्य रूप से श्रम कानून है, वो भी उनके ऊपर कोई बहुत ठीक से लागू नहीं होते, और मजदूरों की भी पहुंच इन तक नहीं होती है। एक अध्ययन हुआ था जिसमें ये पूरा निकल करके आया था कि कितने मजदूर हैं जिन्होंने अपने श्रम कानूनों के बारे में ठीक से सुना होगा पूरी तरह से। तो 73% मजदूरों ने तो कभी सुना नहीं था कानून का प्रावधान क्या है, वो जानकारी तो 93% लोगों को नहीं थी आकर के, पर 73% लोगों ने तो कभी सुना भी नहीं था, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने, कि ये श्रम कानून है जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए बने हुए भी हैं। जी राजेंद्र भाई, एक और सवाल ये है कि इस सब के बीच में बहुत सारी जो मजदूर होते हैं महिलाएं होती हैं, और महिलाओं के सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, उनकी अपनी एक पीड़ा भी होती है। वो कौन कौन सी उनकी चुनौतियां होती हैं महिलाओं के सामने, वो उस पर थोड़ा अपनी बात रखिए। बिल्कुल, और ये बहुत बहुत ही बढ़िया आपका सवाल है। और ये जो कहते हैं ना कि इनविजिबल लेबर है, कि ये पूरे लेबर सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान करती हैं, पर ये हमेशा छुपी रहती हैं। अगर हम 2-3 बड़े सेक्टर देखते हैं आज हमारे देश में, एग्रीकल्चर हम लोग देखते हैं, कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं, डोमेस्टिक वर्क हम लोग पूरा देश में देखते हैं, तो शायद उसमें बहुत बड़ी भागीदारी महिलाओं की है, और इनके योगदान के बिना वो सेक्टर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है वहां पे आकर के है। पर वो कहीं दिखाई नहीं देती, उनकी कभी समस्याएं भी नहीं आती है वहां पर आके है। तो एक तो जो सबसे बड़ा है, महिला मजदूर जो होते हैं हमारे प्रवासी मजदूर, उन पे दोहरी मार है काम की पूरी तरह। वो काम पे जाएंगी, वो काम करेंगी, वो मजदूरी करेंगी, वो पुरुष के बराबर मजदूरी करेंगी। और जो दूसरा बड़ा है उनको आकर के, कि फिर वापस आकर के अपने काम के स्थल से, जहां भी वो रहते हैं, सड़कों पे, फुटपाथ पे, वर्क साइट्स पे, जहां भी वो रहते हैं, चालियों में, उनको आकर के अपने घर का काम भी पूरा करना पड़ता है पूरी तरह से। तो उसकी जो वर्किंग आवर्स है पूरी की पूरी है, वो तो फिर 18 घंटे से 20 घंटे की रोज होती है। वो जितने घंटे, 8 से 10, 12 घंटे, 8 से 12 घंटे के बीच वो काम करेगी, और घर पे आकर के फिर उसको 4 से 6 घंटे अपने घर के काम वहां पर करने पड़ते हैं। वो पूरा है यहाँ पे। तो एक तो बड़ी जो प्रॉब्लम या सबसे बड़ी समस्या है कि उनके ऊपर वो मार बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग वर्क साइट के ऊपर भी देखेंगे पूरी तरह से आकर के, तो फिर महिलाओं की बहुत समस्याएं हैं, वो अलग अलग तरह के सेक्टर्स में है वहां पे। सबसे बड़ी बात है कि बराबरी बराबरी आज भी, चाहे वो मजदूरी के भुगतान में बराबरी हो या काम में बराबरी हो, आज भी उनको बराबर वेतन नहीं मिलता है। चाहे जो इंडस्ट्री, चाहे जो सेक्टर है, हम लोग देख लेंगे उसमें आके, हम लोग डोमेस्टिक वर्क में देखेंगे, एक पुरुष व्यक्ति होगा, काम करने वाला होगा, उसकी अपेक्षा उसका वेतन हमेशा कम होगा। कंस्ट्रक्शन में होगा, 2 हेल्पर, 2 बेलदार होंगे, पुरुष और महिला होगा, उनमें डिफरेंस होगा हमेशा करके, जबकि महिलाएं उससे अधिक काम करती है। कंस्ट्रक्शन में एक जो महिला होती है वो तकरीबन पूरे दिन भर में 3 टन वजन को नीचे से ऊपर ले जाने का काम करती है। वो पूरे दिन अगर उसके स्टेप्स गिने जाएं तो वो 8 से 12 किलोमीटर रोज चलती है अपनी वर्क साइट के ऊपर आकर के वहां पर है, जबकि ये पुरुष इससे कम वेट उठाता है, कम चलता है, उसके स्टेप्स गिने जाएं तो। ये पूरा एक स्टडी हुआ था जिसमें ये था कि वो उससे तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा चल रही है, 1.5 गुना ज्यादा वेट उठा रही है, जबकि उसको वेज जो है वो उससे कम वहां पर मिलता है आकर के है। जो फिर बड़ी बात होती है महिलाओं की अपनी सुरक्षा की बात है वर्क साइट्स के ऊपर है, जो इनका अपना यौन शोषण है महिलाओं का, वो हम बहुत देखते हैं वर्क साइट्स के ऊपर है। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है हमेशा करके है। और जो पुरुष का फ्रस्ट्रेशन भी होता है वो उस महिला वर्कर के ऊपर वहां पर उतरता है, वहां पर निकालता है। और जो एक कह सकते हैं कि महिलाओं की बड़ी चैलेंज भी है कि जब भी छटनी की बारी या काम में कटौतियों की बारी आएगी, तो हमेशा फिर जो महिला श्रमिक हैं उनकी कटौती सबसे पहले इनमें से की जाएगी। जैसे हम अगर देखते हैं कि कोविड के बाद में महिलाएं पहले गांव में, रूरल एरिया में जहां प्रवासी निकलते हैं, उन एरियाज में बड़ी संख्या में महिला श्रमिक काम करते थे। जैसे प्रवासी वापस लौटे थे, महिलाओं को काम मिलना वहां पर पूरी तरह से बंद हो गया वहां पे आके। लॉकडाउन के बाद जैसे ही मार्केट खुले तो सबसे पहले पुरुषों की वहां पर एंट्री हुई, महिलाओं को काम नहीं मिला, कंपनीज या लोगों ने उनको रिक्रूट करना भी वो पूरी तरह से उनको आकर के पसंद नहीं किया। तो ये सब छटनी का इशू है। फिर इनके अपने हेल्थ इश्यूज पूरी तरह से उनके अपने हैं। तो अगर हम देखेंगे शहरों में महिलाओं की ICDS, हेल्थ, सैनिटेशन, कोई शौचालय नहीं होते, किसी तरह की स्वच्छता नहीं होती है,
है ना, इनकी अपनी किसी इंस्टीट्यूशन या जो हमारे आईसीडीएस की जो स्कीम्स है उन तक किसी तरह की पहुंच नहीं होती है, वहां पर आकर के हैं कितने। अगर हम लोग देखते हैं कि गर्भवती महिलाएं काम करती हैं तो उनके स्वास्थ्य के अपने इश्यूज हैं, महिलाओं के इश्यूज हैं, तो ये सब इश्यूज जो पूरी तरह से वो डेस्टिनेशन पे और भी ज्यादा इनको बहुत फेस करने पड़ते हैं। अच्छा राजेंद्र भाई, एक बात और कि ये जो मजदूर होते हैं ये किन हालातों में ये जीते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, थोड़ा उनके इकोनॉमिक लाइफ साइकिल पर भी थोड़ा अपनी बात रखिए। मैं ऐसे आपके अपना सवाल को घर ठीक से चलाते सुन हैं। नहीं पाया, आपकी आवाज थोड़ी जी कटी थी, आप दोबारा एक बार सवाल अभी, दोहरा हाँ देंगे प्लीज हाँ। जी। ये जो मजदूर होते हैं ये हम्म इनका जो जीवन होता है ये हम्म किन हालातों में अपना जीवन यापन करते हैं, इनका जो इकोनॉमिक लाइफ साइकिल है उसके बारे में थोड़ी बात रखिए। जी। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो मजदूर हैं पूरी तरह से, ये सब हम कह रहे हैं कि ये कंप्लीटली जो लोग हैं ये लेबर पे डिपेंडेंट लोग हैं, इनकी घर आजीविका जो है वो मजदूरी से ही पूरी तरह चलती है। अगर हम देखेंगे इनके घरों में 70 से लेकर के 100% तक का जो आजीविका का माध्यम है वो मजदूरी से होने वाली इनकम से ही इनको पैसा आता है और उसी से इनकी अपनी आजीविका चलती है वहां पे। अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो अधिकतर वर्क फोर्स है, अगर हम जिनकी बात कर रहे हैं, जो खासकर प्रवासियों की जो हम बात कर रहे हैं, तो इनमें अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 85% लोग जो हैं उनके पास किसी तरह की कोई दक्षता नहीं होती है। वो पढ़ाई छोड़ते हैं, युवा अवस्था से ही मार्केट में एंट्री कर जाते हैं अपने, वो आ जाते हैं शहरों में, काम की तलाश में निकल लेते हैं और इनके पास कोई हुनर कोई दक्षता नहीं होती है। काम जहां मिलता है जैसा मिलता है उस काम में एंट्री करते हैं वहां पे। और दक्षता नहीं होने की वजह से उनको काम का जो सबसे नीचे वाला पायदान है, सबसे नीचे वाला स्तर है, वहां काम करना पड़ता है। और उन कामों में इनको सबसे हाड़तोड़, सबसे ज्यादा उनमें वहां मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे कम उनको वहां पर वेज मिलेगा। और जिस तरह के कामों में इनको एंट्री करते हैं, काम करवाया जाता है, उनमें इनके ग्रोथ करने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है कि व्यक्ति उसमें से निकल करके बहुत आगे चला जाएगा। आज हम बहुत कम उदाहरण देखेंगे जिन्होंने उस तरह की शुरुआत की और वो उस सेक्टर में एम्प्लॉयर बन गए हों। कुछ बने होंगे, पर जो बहुत बड़ा वर्ग है वो हमेशा उन्हीं हालातों में वहां पर काम करता है, पूरी तरह से आकर के है। बहुत रिस्क की जो काम होते हैं, जो जोखिम वाले खतरे वाले काम होते हैं, वो इनसे वहां पर करवाए जाते हैं, उसको आकर के है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग की इनमें व्यवस्थाएं होती हैं, तो सब कोई इनको यूज करके अपना पूरी तरह कमीशन निकालता रहता है आकर के है वहां पे। और ये लंबे लंबे समय तक काम करते हैं। अगर हम देखेंगे कि ये 20 साल, मान लो 15-16 साल में कोई इन्हें एंट्री किया और वो 35 साल तक मार्केट में जब काम कर रहा है और जब वापस अपने घर लौट रहा है, मतलब मजबूर हो जाते हैं लोग रिटायर होके वापस घर लौटने के लिए आकर के, कि उसमें ग्रोथ करने की संभावनाएं नहीं है, उसमें पैसा आपका बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। आपने शुरुआत की तो सेकेंडरी वेज अर्नर की तरह गए घर के में, शादी हो गई, जिम्मेदारियां हुई, जिम्मेदारी बढ़ी, आपने मालिकों से बात करना शुरू किया, तो काम में कोई तरक्की नहीं है आपके में। तो मालिक कहेगा घर जाओ भैया, मैं दूसरे 2 नए यंग पर्सन अपने काम में लेके आऊंगा या 2 नए बच्चों को काम में ले आऊंगा। बाल श्रम हम सब देखते हैं और सुनते हैं आकर के। तो वो वहां पर ये आकर के वो काम करेंगे, उनमें आकर के रहने की बड़ी है कि, और फिर वापस लौटेंगे। दूसरा बड़ा है कि रहने की किसी तरह की कोई सुविधाएं इनके अपने नहीं है। हम अधिकतर वर्कर्स को देखते हैं वर्क साइट्स पे रहते हैं, रात को शहरों में फुटपाथों के ऊपर हम आए दिन देखते हैं कि ट्रक चढ़ा और इतने मजदूर मारे गए आकर के है वहां पे। तो रहने के लिए जो है वो फुटपाथ है, वर्क साइट्स हैं इनके लिए, या जो सेमी परमानेंट टाइप के वर्कर्स हैं जो थोड़ा गए हैं, लंबे समय रहते हैं, थोड़ा स्थायी टाइप के रोजगार में हैं, उनके लिए बहुत गंदी चाली है। अगर हम देखेंगे जो शहरों में चाल्स होती हैं, जो कच्ची बस्तियां होती हैं, उनमें इनको वहां पर स्पेस मिलता है। वहां कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्थाएं नहीं है, शौचालय नहीं है, कहीं कोई किसी तरह की पूरी इनकी अपनी नियमितता नहीं है, किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन इन लोगों को वहां नहीं मिलता है। फुटपाथ पे हो रहे हैं, चढ़ा दिया ट्रक तो चढ़ा दिया उसमें आकर के, तो कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर किसी तरह की नहीं होती है। तो अगर हम लोग देखते हैं इनको आकर के, स्वास्थ्य की है, अगर हम हालातों की बात कर रहे हैं यहाँ पर आकर के, लोग कहने को शहरों में जा रहे हैं वहां पर आकर के, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी सीधी पहुंच नहीं है आकर के। उदाहरण के लिए कोई आदमी शहर में है, अहमदाबाद में है या बंबई में है, वो वहां बीमार होगा
वो उसका जो मालिक है, नियोक्ता है, वो गली के जो डॉक्टर हैं या पास सबसे नजदीक का जो सबसे सस्ती व्यवस्था है वो उसमें उसका इलाज कराएगा। वो 2-4 दिन में नहीं ठीक होता है तो वो उसको घर भेज देता है अपने आकर के। वो व्यक्ति अपने गांव में इलाज कराएगा, रेफर होकर के इलाज कराने शहर में पहुंच जाएगा अस्पताल में, पर सीधी एक्सेस उसकी वहां शहरों तक नहीं होती है। बैंकिंग व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं वहां तक नहीं है। राशन सिस्टम है, लोग परिवारों के साथ जहां प्रवास करते हैं वहां पर आज भी राशन सिस्टम तक उनकी अपनी किसी तरह की पहुंच नहीं होती है वहां पर आकर के। तो इन सब चीजों के साथ उसको अपना जीवन चलाना पड़ता है, उसको अपना गुजारा करना पड़ता है और उसको रहना पड़ता है वहां पे आकर के। और इसके लिए मजबूर उसको वो व्यवस्थाएं करती हैं कि मेरे पास अपने गांव में कोई और अल्टरनेट नहीं है, गांव में मेरी जो व्यवस्था है, जो मेरी सिस्टम है पूरा का पूरा, वो भी ठीक से काम नहीं करता है, तो मेरी तो डिपेंडेंसी इसी मजदूरी पे। तो हालात जो है वो काफी उनके लिए खराब होते हैं, पर उनको ये मजबूर भी करते हैं कि उन्हीं हालातों में ये रहे। जी ये एक आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, उसके बाद हम सवालों को ओपन करेंगे। तो राजेंद्र भाई, आपने बड़ी बखूबी से हर एक चुनौती को बताया, इनके हालातों को बताया, इनके योगदान को बताया, और भी जो समस्याएं, इवनली जो कानून थे, इन कानूनों की इन तक पहुंच, मालिक और श्रमिक के बीच का रिश्ता आपने बताया। तो अभी इन सब के बीच इस क्षेत्र में जो आपने काम किया है, आजीविका ब्यूरो ने जो काम किया है, उसका एक आप झरोका रखें हमारे दर्शकों के सामने। और दूसरा कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो संवैधानिक मूल्यों के लिए राजनीति करता है, वो इसको अपनी राजनीति में कैसे शामिल करे। जी सुमित भाई, तो जो हम सब साथी लोग काम करते हैं और देश भर में जो भी संस्थाएं काम करती हैं मजदूरों के साथ में हैं, तो बात जो जैसे सुमित भाई ने भी कहा और शुरुआत की थी कि बात जो हुई थी वो पहचान के मुद्दे के साथ हुई थी यहाँ पे आकर के। और अक्सर देश में ये माना जा रहा था पहले से कि जो प्रवास होता है वो बहुत खराब चीज है, प्रवास को रोकना चाहिए। लेकिन ये बात समझाने में समझने में भी समय लगा हमको, और फिर समझाने में तो बहुत साल लगे हमको, दशकों लगे समझाने में आकर के कि भाई प्रवास को रोकना किसी के भी हित में नहीं है। एक तो ये संभव ही नहीं है किसी भी तरह से कि आप प्रवास को रोक लो, और दूसरा है कि चाहे हम हमारे देश के विकास की बात करें, हम हमारी आर्थिक तरक्की की बात करें, लोगों के लिए करें, तो उसके लिए ठीक भी नहीं है उस तरह से आकर के है। हम इतनी बड़ी संख्या को रोक करके कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसका जो विकल्प है वो है कि हमें प्रवास को फैसिलिटेट करना चाहिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थितियों को बेहतर करने में, काम की स्थितियों को बेहतर करने में, सुरक्षा के लिए काम करने में की तरफ हमको सबको काम करना चाहिए आकर के था। तो जो हम सब साथियों ने भी आजीविका ब्यूरो में काम करना शुरू किया, वो पहचान के साथ काम करना शुरू किया। ये दोनों तरह की पहचान थी कि जब मजदूर को पूछा जाता था आप क्या करते हो, तो उसको हमेशा लगता था कि मैं प्रवासी कहूंगा अपने आप को, तो ये बड़ी शर्म की बात है वहां पे। तो वो हमेशा कहता था मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं खेती करता हूं, भले उसके पास 1 बीघा खेती है, उसमें 50 किलो अनाज नहीं उपजेगा, पर वो अपना रिलेशन उसके साथ जुड़ेगा वहां पे। तो एक मजदूर के रूप में मजदूर खुद को मजदूर माने, तो एक उसकी अपनी आइडेंटिटी थी, और दूसरी थी कि सरकार इसको आइडेंटिटी प्रदान करे, सरकार भी माने कि ये हमारे राज्य का मजदूर है, ये प्रवासी होता है। तो ये दो कामों के साथ काम की शुरुआत हुई थी वहां पर कि मजदूरों की अपनी पहचान है, फिर उनको लोकल पंचायतों के साथ मिलकर आईडी कार्ड इशू करना, बाद में जाके स्टेट गवर्नमेंट के साथ है। तो 2007 से फिर राजस्थान सरकार ने देश में पहली बार माना था कि प्रवासी मजदूर हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो हमको इनको एक आइडेंटिटी कार्ड इशू करना चाहिए। तो उन्होंने फिर एक राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से आइडेंटिटी रजिस्टर्ड और आइडेंटिटी कार्ड देने का काम पूरा शुरू किया यहाँ पे आकर के। तो एक आईडी का पूरा काम इनका अपना था। एक इनकी दक्षता का काम था कि जिस तरह के व्यवसाय में आप जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां आपको अवसर नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने के, तो आप उस दक्षता के साथ में जाइए। तो उनको दक्ष बनाने का काम था ताकि आपको मार्केट में एंट्री मिल सके, आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ सके, आपके पास अल्टरनेट हो पाए आपकी आजीविका के, और आप जो कर रहे हैं जिस तरह के इन सबसे नीचे वाले पायदान में, उसके ऊपर करें। तो आप जिस भी सेक्टर में जा रहे हो, आप थोड़ी दक्षता ले लो जो भी आपकी रुचि और उसके अनुसार की बात है। तो वो काम होना उनको शुरू हुआ, और व्यक्तियों ने जैसे ही अपने आप को मजदूर मानना शुरू किया, अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हुई, तो उसने अपने राइट्स की तरफ भी जाना शुरू किया। फिर कहना शुरू किया, जो पहले माना जाता था कि मजदूरी मारा जाना तो इस
सेक्टर की व्यवस्था हम क्या कर सकते हैं उसमें? ये तो खाएंगे मालिक लोग मजदूरी, तो हम तो अपनी जरूरत के लिए गए, हमारी दुर्घटना हुई तो हम तो अपने काम से गए, इसके लिए मालिक तो कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तो फिर मजदूरों का जो था वो लीगल क्लेम आना शुरू हुआ, उनकी मजदूरी के भुगतान उन्होंने मांगना शुरू किए, उन्होंने अपनी दुर्घटना का मुआवजा मांगना शुरू किया। तो इसमें फिर उनकी कानूनी मदद करना और फिर बड़ा कानूनी शिक्षण का काम करना भी, कि ये इतने मामले आ रहे हैं तो मजदूरों को एम्पावर करने के लिए जानकारी एक बड़ा टूल होता है। तो मजदूरों को बताना कि आपके जो कानूनी अधिकार हैं और आपके लिए जो श्रम कानून बने हुए हैं वो कौन कौन से हैं, किन स्थितियों में आप उनको उपयोग में ले सकते हैं, तो वो किया। फिर मजदूरों को कानूनी मदद को फैसिलिटेट करने का काम भी हम लोगों ने हमारे क्षेत्रों में पूरा शुरू किया। और जो बड़ा था कि मजदूरों के अपने किसी तरह के कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है इस पूरी चीजों में, समझा, असंगठित क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं है। तो कैसे मजदूरों के छोटे छोटे ट्रेड बेस्ड कलेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं, उन कलेक्टिव्स को फेडरेट करते हुए इनकी अपनी ट्रेड यूनियन, ताकि इनके अपने एक सपोर्ट सिस्टम खड़े हों, सोर्स के ऊपर भी हो, जहां से मजदूर निकल रहे हैं वहां पर भी हो, और जहां मजदूर जा रहे हैं वहां पर भी हो। क्योंकि कोई भी संस्था या कोई भी एजेंसी जो है या तो सरकार कर सकती है या फिर उनके अपने इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। कोई भी एनजीओ तो जब तक ही कर पाएगा जब तक फंडिंग होगी या जब तक आएगा वहां पे। तो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करना शुरू किया वहां पे आकर के, और फिर ये इन मजदूरों के कलेक्टिव और यूनियनाइजेशन का काम हुआ। और बड़ा काम जो था फिर इनके मुद्दों को रेज करना, इनके मुद्दों की पैरवी करना सरकार के सामने, और इनको तेजी से उठाना कि ये चीजें इनके अधिकारों के लिए हैं, जिनको ठीक से लागू करने की, जिनको धरातल पे उतारने की बहुत जरूरत है, आके है। और जो हम पूरे स्ट्रक्चर में भी देखते हैं कि जो श्रम विभाग है, लेबर डिपार्टमेंट है पूरे देश में, वो जिले और स्टेट पे फंक्शन करता है, जबकि सबसे ज्यादा जो और ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ उसका अपना जो है वो जुड़ाव है पूरी तरह, जबकि सबसे ज्यादा मजदूर गांव में रहते हैं या अपनी वर्क साइट्स पे रहते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हैं, और जहां तक श्रम विभाग की पहुंच भी नहीं है। तो सरकार के सामने इनके मुद्दों को उठाना, उन तक इनकी पहुंच को जो बढ़ाने का काम है वो किया। फिर जो इनके अपने परिवार हैं यहाँ पे, और जो इन सरकारी योजनाओं के लिए उनके परिवार पात्र हैं, तो उन योजनाओं से भी उनका जुड़ाव बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए संगठित रूप से फिर संगठित करते हुए, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन खड़े करते हुए उनके साथ जो काम है उसकी शुरुआत की गई यहाँ पे आकर के। तो ये एक तरह की सेवाएं के साथ साथ एक तरह के कार्यक्रम भी है जो कम्युनिटी को एम्पावर करने के, कम्युनिटी को संगठित करने का काम भी अपने आप में होता है। कि जैसे जो प्रवासी मजदूर गया तो उसकी बहनें संगठित हैं और वो अपने अधिकारों के लिए अपनी पंचायत में जा रही हैं और वो उनकी डिमांड कर रही है जिनके लिए भी एंटाइटल है। क्योंकि हमने ये बात की है कि इनमें अधिकतर लोग हैं जो जो वंचित और हाशिए पे समुदायों से हैं, बीपीएल की श्रेणी से हैं, तो ये बहुत सारी योजनाओं के लिए पात्र हो जाते हैं। और जैसे ही प्रवासी हो जाएंगे या घर में से पुरुष प्रवास पे चला जाएगा या पूरा परिवार चला जाएगा तो वो इन सब योजनाओं से वंचित और ज्यादा हो जाते हैं, सरकार की योजनाओं से। तो एक बड़ा काम था कि इन योजनाओं तक उनकी एक्सेस को बढ़ाने का जो काम है वो किया जाए मोटे तौर पे। तो ये काम जो है वो सब हम हमारे अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं। और मेरे को जो लगता है पूरी तरह से वो यही है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे या एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे हम सब साथी लोग जो हैं वो हम अपने अपने क्षेत्रों में इस विषय पे या इस इश्यू के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि हम भी थे इसमें तो कभी भी यहाँ का जो मुद्दा था वो मजदूरी कोई मुद्दा नहीं था आकर के है। एक ब्लॉक का मैं पूरा उदाहरण देना चाहूंगा। उस पूरे एक ब्लॉक में सिर्फ पिंडवाड़ा मैं बता सकता हूँ, सिरोही जिले का पिंडवाड़ा ब्लॉक है। यहाँ पे 15,000 मजदूर जो हैं वो पत्थर गढ़ाई का काम कर रहे हैं। उससे उड़ने वाली धूल से उनको फाइब्रोसिस सिलिकोसिस हो रहा है, लोग सालों से मरते आ रहे हैं वहां पे आकर के था। पर कभी वो ना इंडस्ट्री ने ना सरकारों ने किसी ने कभी उसको मुद्दे को स्थापित नहीं होने दिया। जब बात हुई कि मजदूर है, आइडेंटिटी है, मजदूरों की अपनी परेशानी है, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा बना। आज वहां के असेंबली इलेक्शन उसी मुद्दे के इर्द गिर्द पूरी तरह से लड़े जाते हैं। या जहां से बहुत प्रवास है वहां प्रवासियों का अपना मुद्दा बना, प्रवासियों की अपनी डिमांड बनी, तो वो सब चीजें खड़ी हुई। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे ये जो वर्ग है पूरी तरह से इसकी तरफ हमको ध्यान देने, हम उनके परिवारों को तरफ ध्यान दें, और हम कम से कम ये जो चीजें हैं वहां पर आकर के कि मजदूरों के बीच में उनके मजदूर के रूप में जो आइडेंटिटी है वो कैसे पूरी तरह स्थापित हो, और जो
जो चीजें हैं वो भी उनके अधिकार के रूप में हो। जैसे एक उदाहरण अगर हम लोग समझते हैं तो हम देखें, आज नरेगा है, कानून है, देश में कानून के रूप में है, पर आज भी बड़ी विडंबना है और तेजी से उसको खत्म किया जा रहा है कि ये कानून के रूप में कभी स्थापित नहीं। काम आएगा जब मिलेगा, आज भी ये कहा जाता है। बजट स्वीकृत नहीं हुआ है, आज भी ये कहा जाता है। कभी ये नहीं कहा जाता कि हर व्यक्ति का ये अधिकार है, इसको कानून के रूप में स्थापित किया। राशन मिलना, एनएफएसए एक्ट के तहत में वो मिलता है, वहां पे आकर के राशन डीलर ये नहीं कह सकता राशन आएगा जब दूंगा। वो बाध्य करता है देश का कानून कि हर व्यक्ति, जरूरतमंद को हर महीने राशन उपलब्ध होगा हमारे यहाँ पर आकर के है। सोशल सिक्योरिटी है, पेंशन ये नहीं है कि सरकार की मर्जी होगी जब डालेगी वो उसमें आके 3 महीने में या 6 महीने में डालेगी या ये होगा। वो एक्ट है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट है जो ये होता है वहां पर। तो ये दोनों तरह की है, आइडेंटिटी और राइट्स। तो इन दोनों को एस्टेब्लिश करने में कि ये हमारा अधिकार है और हम इस अधिकारों के साथ में आगे बढ़े। यहाँ पे हम जिन भी क्षेत्रों में, हम शहरों में हैं, गाँव में, और ये हर व्यक्ति को जोड़ता है, चाहे वो उसके सिटीजन आइडेंटिटी और सिटीजन राइट्स हो, चाहे उसकी लेबर आइडेंटिटी, लेबर राइट्स हो उसमें आकर के। तो ये दोनों उनमें है, यहाँ पर आकर के है। और हम फैसिलिटेट कर सकते हैं जो भी स्कीम्स हैं और जो बेनिफिट हैं उनको, उनसे उनके लिंकेजेज और उनके बेनिफिट्स में। चूंकि मैं बार बार ये बात हमने कही, अनुभव की है, आप सब भी अनुभव करते हैं कि उसको खराब हालातों में काम करने के लिए बहुत बार सवाल उठता है ना, आप मरने वाले हो, पत्थर गढ़े का काम कर रहे हो, पर क्यों कर रहे हो? मेरे पास विकल्प नहीं है। और जो सरकारी व्यवस्था और प्रशासनिक स्थितियां है, चीजें वो भी चरमराई हुई है वहां पे। मेरे यहाँ की स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है, मेरे यहाँ रोजगार गारंटी की व्यवस्था ठीक नहीं है, सरकार की योजनाओं से लिंकेजेज की व्यवस्था मेरी पूरी तरह से ठीक नहीं है आकर के। तो वो उसकी वनरेबिलिटी को और भी बढ़ाता है वहां पे आकर के। तो कैसे इन परिवारों को जो बेसिक राइट, जो सरकार की योजनाएं स्थानीय स्तर पे चल रही हैं, उन तक इनकी पहुंच और इनकी पूरी जानकारी हो पाए, तो वो एक बहुत बड़ा है। और वो जानकारी राइट्स के साथ में उनको अपना हो, तो व्यक्ति का वो अपना एक जुड़ाव वहां पर होता है। फिर हम लोग जो वर्कर्स का मोबिलाइजेशन है, और इनको ठीक से लागू करने के लिए सरकार की एजेंसीज के साथ भी हम लोग बात कर सकते हैं। एक हम देखते हैं ना कि सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो हमारे देश में कानून है, अगर हम देखें कि जैसे मैं देख रहा था इस साल के आंकड़े, अभी हमारे 1 महीने पहले श्रमिक संगठन मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि जरा निकाल के दो जी, अभी तक 100 दिन कितने परिवारों ने इस ब्लॉक में हमारे पूरे किए हैं, या इस जिले में किन किन ब्लॉक में कितने परिवारों के 100 दिन का रोजगार गारंटी का काम पूरा हुआ है आकर के, और कितनों को मिला। मुझे भी ताज्जुब हुआ कि 56,000 जॉब कार्ड बने हुए हैं जिनमें 1,000 परिवारों ने 100 दिन का काम पूरा किया। तो वो एक बड़ा मुद्दा बना और उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया कि कैसे है। फिर सरकार ने, अभी में यहाँ स्थानीय प्रशासन ने पूरा कैंपेन चलाया उसको करने के लिए, बात कही, एसडीएम ने बुलाया, बात करी उसको लेकर के। तो कैसे ये जो मुद्दे हैं पूरी तरह से, ये इनकी पैरवी सरकार के अलग अलग मंचों पे हो सकती है, और कॉमन इश्यूज और इनके लिए हम लोग कुछ अल्टरनेट जो है, कि ऐसा नहीं है ना कि भाई ये होगा तो फिर अल्टरनेट खड़े होते हैं, तो हम उनके लिए वो सॉल्यूशंस वहां पर कर सकते हैं। और एक राजनीतिक और कार्यकर्ता के तौर पे हम लोग जो स्कीम्स और पॉलिसीज के बीच में जो गैप है लागू होने के बीच में, उनको आइडेंटिफाई करके उनको रेज कर सकते हैं। ये हमको समुदाय, समाज, लोगों के साथ भी जोड़ते हैं, और मुद्दों को उठाने का काम भी उसमें हम ये कर सकते हैं वहां पे। और वर्कर्स को मोबिलाइज करते हुए उनकी अपनी एक एजेंसी, उनकी अपनी एक वॉइस जो है, वो हम एक अपने स्तर पे खड़ी कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग करें तो फिर जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो थोड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है, जिसमें तो कोई बहुत बड़ा अभी तक हम भी नहीं कर पाए, पर कोशिशें तो हम सब जारी रख ही सकते हैं वहां पे आकर के, कि जो इंडस्ट्री है वो एक पूरा ये मूवमेंट बिल्डिंग, अकाउंटेबिलिटी के लिए उनके साथ हम लोग एक पूरा एक तरह की कैंपेन या मुहिम खड़ी कर सकते हैं कि इसके लिए जवाबदेह कौन, इसके लिए जिम्मेदार कौन। और वो पूरा जो है वो एक पूरा नैरेटिव तो बनाती है, वो एक पूरी चीजों को बदलती और बनाने का काम तो पूरा वहां पे करती हैं। तो ये कुछ स्टेप या कदम है जो हम हमारे काम के साथ में लगातार उठाते रहते हैं। हमको प्रोटेस्ट करना है तो हम किस तरह के इश्यूज को लेके प्रोटेस्ट करें जिसके साथ लोग जुड़े हैं करके। बहुत बार होता है कि हाँ, ऊपर से कुछ आया है, प्रोटेस्ट चलाना है, हम वो चला रहे हैं, कि हम मुद्दे खोज रहे हैं वहां पे जो लोगों के साथ हमको जोड़ रहे हैं, और हम उनको फिर आगे उठा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं।
तो ये कुछ चीजें हैं सुमित भाई जो मेरे को लग रहा है। जी हाँ, धन्यवाद राजेंद्र भाई, आपने बहुत गहराई के साथ इस बात को समझाया है। जो हमारे मजदूर साथी होते हैं, प्रवासी मजदूर होते हैं, उनकी पीड़ा को, और उनको कोई सुनने वाला नहीं होता है, और उनकी पहचान, वो अपनी पहचान के लिए ही मोहताज होते हैं, और जब पहचान ही नहीं होगी तो कैसे उनको उनका अधिकार मिलेगा। तो अपने पूरी गहराई के साथ उन एक एक कहे अनकहे पहलुओं को हमारे सामने रखा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ जो हमारे साथी हैं उनसे, उनके लिए ओपन करते हैं सवालों के लिए। किसी साथी का कोई सवाल हो तो वो अपना रेस के सवाल पूछ सकते हैं। जी हाँ, प्रीति शाह जी। नमस्ते राजेंद्र जी। बहुत बहुत नमस्ते प्रीति जी। मैं जानना चाहती थी कि ये जो प्रवासी मजदूर है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, क्या इसमें विमेन अकेली ट्रैवल करती है जहां भी उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर वो हमेशा सिर्फ अपने फैमिली के साथ ही ट्रैवल करती है? दूसरा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो काम किया है अभी तक, क्या आपको अभी तक ऐसे केसेस मिले हैं जहां पर ये जो लेबर से जो प्रवास करते हैं वो बॉन्डेड लेबर एंड देन इट लीड्स टू स्लेवरी, इस तरह के केसेस आपको देखने मिले हैं क्या? थैंक यू जी जी प्रीति जी। तो अगर हम देखेंगे तो ये है कि महिलाएं जो हैं वो बहुत रेयर होगा जो अकेले ट्रैवल करेंगी काम में। ये जाएंगी तो अपने परिवारों के साथ जाएंगी, या फिर अपने गांव के आसपास के जो कॉन्ट्रैक्टर इनको रिक्रूट करके ले जाते हैं ये उनके साथ में जाएंगी, जो इनके रिश्तेदार होते हैं, इनके एरिया, इनके काम के व्यक्ति होते हैं वहां पर आकर के हैं। तो महिलाएं जो माइग्रेंट हैं वो कोई बहुत अकेली ट्रैवल नहीं करती हैं, और जिन डेस्टिनेशंस पे भी जाकर के ये काम करती हैं वहां पर भी ये कोई अकेली जाकर के अलग ट्रैवल नहीं करेंगी। जैसे अपने परिवार, पति अगर इनका मैशन का काम कर रहा है, ये वहां हेल्परी का काम करेंगी, बेलदारी का काम करेंगी। ठेकेदार अगर इनको लेकर के गया है तो फिर इनको एक ही जगह एक ही स्थिति में रख करके वो काम कराएगा वहां पर आकर के। तो अक्सर ऐसा नहीं होता है उसमें आके कि कहीं कोई अलग अलग तरह का वहां काम कर रहे हैं उसमें आकर के। डोमेस्टिक वर्कर्स में हमको एक छोटी संख्या, जरूर बहुत थोड़ी संख्या ये देखने को मिलती है कि वो फैमिली के साथ माइग्रेंट हुए वहां पर आकर के है, और उनके जो पति हैं, जो फैमिली वो है, वो कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे में काम करने के लिए जा रहे हैं, उस घर की जो महिला है वो डोमेस्टिक वर्क में जा रही है, लेकिन वो मोहल्ले और आसपास में वो जा रहती है, उसके आसपास के एरिया में ही जाकर के काम करेगी। वो कोई ट्रैवल करके बहुत लंबी दूरी के उस शहर के दूसरे एरिया में जाकर के काम करेगी ऐसा देखने को नहीं आता है। पर जो फैमिली माइग्रेशन है उसमें कहीं कहीं बस ये चीज एक देखने को मिलती है। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा था कि क्या प्रवासियों के बॉन्डेड और दास्ता से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो देखने को आती हैं, तो ये है कि बिल्कुल ये बहुत देखने को आती है। यहाँ पे आकर के हैं बहुत सारे केसेज हैं, सिचुएशंस हैं जिन क्षेत्रों में हम काम करते हैं यहाँ पर आकर के है। इन क्षेत्रों में जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि ले जाने वाले ठेकेदार कोई और है, वो ले जाकर के किसी और को काम के लिए वहां पे हवाले कर दिया। वो निश्चित दायरे में काम कर रहे हैं, वो वहां से जा नहीं सकते, काम नहीं बदल सकते, उनको अपनी फ्रीडम नहीं है, उनको हर महीने उनकी पगार नहीं मिलती है। वो जब 4-6 महीने बाद आएंगे तो उनकी पगार में से आधे से ज्यादा पैसा रखा, जब 25,000 उनकी मजदूरी हुई 10,000 मिलेगा, 15,000 कहा जाएगा आप अगली बार आओगे जब देंगे वहां पर आकर के। तो ये स्थितियां तो पूरी तरह से बॉन्डेड की हैं, और बहुत सारे बॉन्डेड केस हमने रेस्क्यू भी करवाए हैं, जिनमें से कई सारी जगह, गुजरात एक स्टेट है जिसमें हम आज तक किसी को प्रमाणित नहीं करवा पाए, पर बहुत सारे और स्टेट्स हैं जहां पर है, राजस्थान के खुद में हमने रेस्क्यूज किए, उत्तर प्रदेश में किए हमने, तमिलनाडु में रेस्क्यू हुए हैं, अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे मजदूर थे जिनको बंधुआ मजदूरी से रेस्क्यू हुआ। वो बंधुआ प्रमाण पत्र है, आज भले हम कह लें कि जी हमारे यहाँ कोई बंधुआ नहीं है, पर उनको सर्टिफाई किया गया था। और जो काम की सिचुएशंस हैं पूरी तरह, अगर आज हम देखते हैं अधिकतर सेक्टर्स में जो कि नीचे वाले पायदानों में काम हो रहा है, वहां वो बंधुआ श्रम की स्थितियां अपने आप में है, और ये सब कह सकते हैं ना कि छिपी हुई दास्ता है एक तरह की आकर के है। जो सामाजिक व्यवस्था उसकी गांव में है, वही सामाजिक व्यवस्था उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है वहां पर आकर के, कि वो वर्कर जो है वो दलित या आदिवासी समुदाय का है, उसको ले जाने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार होगा वो ऊपर की जाति, ऊपर के समुदाय का होगा,
और जो काम कराने वाला प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो भी इसी क्षेत्रों का जो होगा, वो कोई महाजन या और भी जो प्रिंसिपल हैं जिनके अपने बिजनेस है, उद्योग धंधे हैं, वो सब स्थापित होंगे। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, वो वहां भी पहुंचती है आकर के कुछ कुछ एरियाज से। वो जो व्यवस्था है वो देखें तो वो पूरी तरह एक तरह की दास्ता है छिपी हुई उसमें आके, और इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। जो स्थितियां हैं लोगों की वो काफी मजबूरी में काम करने वाली स्थितियां हैं, और बॉन्डेज तो रेस्क्यू होते रहते हैं अक्सर। हमारा अगला सवाल हमारे साथी हैं देवेंद्र शर्मा जी। नमस्कार राजन भाई जी। बहुत बहुत नमस्ते सर। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो असंगठित क्षेत्रों के मजदूर संगठन है, उन्होंने कितने प्रभावी ढंग से अभी तक काम किया है, या क्या खामियां हैं उनकी जिनकी वजह से असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को कोई आज तक लाभ नहीं मिल पाता है। और आपने ये भी कहा कि ये रिस्की मजदूर रिस्की कार्य है, और इस रिस्की कार्य में अगर दुर्घटना कहीं होती है तो मजदूर संगठनों को किस संगठन या किस कानून के तहत इनको संरक्षण मिल सकता है, ऐसा कुछ और बताएं। जी, बस मैं जल्दी से बता देता हूं यहाँ पे कि असंगठित क्षेत्र में अगर हम लोग देखते हैं तो इनके अपने जो श्रमिक संगठन और जो यूनियन है वो बहुत है ही नहीं एक्चुअल में आकर के। जो नेशनल ट्रेड यूनियंस हैं उनके जरूर प्रकोष्ठ बने हुए हैं कि हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स का प्रकोष्ठ है, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का प्रकोष्ठ है, पर उस तक भी उन वर्कर्स की पहुंच नहीं है आकर के है। जैसे अगर हम उदाहरण लेंगे कि एक जो मजदूर होगा और उसकी कहीं मजदूरी मारी जाती है, तो कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूर की मजदूरी मारी गई, या एग्रीकल्चर में मजदूर की मजदूरी मारी गई, या उसके साथ कोई घटना दुर्घटना हुई, तो वो अपनी यूनियन या अपने संगठन तक पहुंचता ही नहीं है किसी भी तरह। पहली बात तो वो है ही नहीं यूनियन में, अगर बना भी लिया गया तो मेंबरशिप बना लिया गया जाता है उसको आकर के है। तो असंगठित क्षेत्र में कोई बहुत वर्कर्स के यूनियन या संगठन उस तरह के हैं ही नहीं है, जो फिर छोटे क्षेत्रों में है, जहां बने हैं वो छोटे क्षेत्रों में है, और वो अपने क्षेत्र तक ही उनके अपने काम कर रहे हैं आकर के हैं। हम कुछ बड़े उदाहरण देख सकते हैं इस तरह के लोगों को लेकर के जो फिर बहुत बड़े स्तर पे नहीं जा पाए। जैसे हमाल पंचायत एक असंगठित क्षेत्रों का हमको बहुत बड़ा यूनियन और एक सफल उदाहरण हमको देश में देखने को मिलता है, जो महाराष्ट्र में है पूरी तरह से आकर के, पर वो महाराष्ट्र और उसके इर्द गिर्द के एरिया तक सीमित है। बाकी जगह जिस तरह की चीजें हैं वो श्रेष्ठ उदाहरण है, उसको सब जगह लागू किया जा सकता है पूरा आकर के था वहां पे आके है। जैसे हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर या और जो वर्कर हैं तो वो जो यूनियन है वो बहुत कम है। पूरा जानने को आकर के कि अगर दुर्घटना होती है तो ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम बना हुआ है, जिसमें व्यक्ति दावा लगा सकता है, और वो व्यक्ति दोनों जगह में से कहीं भी दावा लगा सकता है। वो वहां पर भी जहां उसकी दुर्घटना हुई है जिस राज्य में या शहर में, वहां भी है, और बहुत बार वहां से उनकी बॉडीज को या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को या उसकी बॉडी को पोर्ट कर दिया जाता है और उनको पता नहीं होता है। पर वो व्यक्ति अपने स्थानीय श्रम कार्यालय में, जो भी उसके जिले का श्रम न्यायालय है, श्रम कार्यालय है, वहां पर जाकर के वो व्यक्ति वहां भी केस कर सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि जहां दुर्घटना हुई है वहीं आपका केस हो। जी हाँ, हमारे अगले साथी हैं जय डोंगरे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बराबर आ रही है। हाँ जी, मेरा सवाल है कि अब तक आपने जितना प्रवासी मजदूरों के बारे में बताया वो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिए, पर मेरा सवाल है कि रिमिटेंसेस के बारे में प्रवासी मजदूरों को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हाँ, इस पर थोड़ा आप बताएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। जी, तो एक समय था जब रेमिटेंस को लेकर के हमको एक पॉइंट हमको रेज करना है, थोड़ा मेहरबानी कर हाँ, आपका भी ले लें, एक बार एक साथ ले लेते हैं। हेलो, हाँ जी मुश्ताक भाई आप भी बोलिए। हाँ, हम वेस्ट बंगाल से मुश्ताक आलम बोल रहे हैं। जब 2019 साल में हमारा जब कोविड हुआ था, उस कोविड का कारण में जब माइग्रेंट लेबर का इशू हम लोग इतना इशू हुआ था, क्या बोलेंगे, हम डिडंट टाइम आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस। खुद मेरा जिला से 1,41,000 माइग्रेंट लेबर 26 जिला में गए थे। हम लोग चिट्ठी उट्ठी लिखे थे फ्रॉम द एंड ऑफ दी सोनिया जी, राहुल जी, हमारा अधीर रंजन चौधरी, बीपी सिंह, राजस्थान सरकार की तरफ से हम लोग को बहुत मदद मिला था, क्योंकि उन लोग को रो रहे थे जो हम लोग क्या होगा नहीं होगा।
मुश्ताक जी फतेहाबाद में भी हम 1 मिनट जो बता रहे हैं कि जब कितना कांड हुआ था, आने का बाद जो हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से बोला कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जी स्कीम अनाउंस किया, 60 जिला को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। मैं डॉक्यूमेंट दे करके हर एडमिनिस्ट्रेशन को, सीएम को, हर जगह में हम भेजा थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि दे देंट 45,000 माइग्रेंट लेबर को सारे डॉक्यूमेंट्स हमको मिला जो क्राइटेरिया वाला, लेकिन एंट्री किया नहीं। मैंने रिट पिटीशन हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट कलकत्ता में फाइल किया। टिल डेट विदिन टाइम जो हमारा ऑनरेबल जस्टिस था वो एक वहां एक ऑर्डर पास भी किया कि रीजनेबल जो पॉइंट है यहाँ अलाउ है, लेकिन फ्रॉम द एंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एडवोकेट जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल, उन लोग टर्न अप किया नहीं। टिल डेट वो पड़ा हुआ है ना, डेट चले जाते हैं। मेरा कहना है कि हमारा पार्टी का तरफ से लीगल हेल्प जरूरी है। मैं भी किया था, मेरा दोस्त नेपाल महतो भी किया था, बट टिल नाउ मैं इसके बारे में कोई मेजर दे नहीं पा। दूसरी बात जो है मेरा कि हर स्टेट में जाकर जो काम करने के लिए जो जाते हैं, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को जरूरी है कि कम से कम एक आइडेंटिटी कार्ड उसको दे दे और रिपोर्ट कर दे फ्रॉम व्हिच स्टेट। कोई सरकार स्टेट नहीं चाहते हैं कि मेरा लेबर दूसरा स्टेट में काम करे, हम बेइज्जत हमको होने पड़ा। इस दोनों मामला में हमको राय चाहते हैं। ओके, ठीक है। पहले मैं मुश्ताक भाई पे कहूंगा। मुश्ताक भाई, इस पे हमको थोड़ा सा लंबा डिस्कशन करना पड़ेगा, है ना। कोई बहुत स्पेसिफिक ये सवाल नहीं, ये बड़ी आपने कहा वो बहुत ही वाजिब समस्या है, और इसके ऊपर हम सबको सामूहिक रूप से एक रणनीति बना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अलग अलग जगह इसको हम लोग कैसे फेस कर सकते हैं, सब जगह की अपनी एक प्रॉब्लम है। इसका कोई सीधा जवाब या एक कोई सॉल्यूशन अभी तुरंत नहीं है वहां पे। जय भाई ने एक रेमिटेंस से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था कि उससे जुड़े हुए चैलेंजेस और परेशानियां कितनी हैं। एक समय में ये काफी थी, पर जैसे जैसे बैंकिंग और चीजें हुई, लोगों के बैंक खाते खुले हैं। अभी अगर हम लोग देखते हैं तो है इसमें, पर ये रेमिटेंस कोई बहुत बड़ा मुद्दा या इश्यू है लोगों का। लोग अब पैसा जो ट्रांसफर है वो कर लेते हैं, वो भेज पाते हैं। एक तरह की उनकी उनकी अपनी फ्रॉड होने की संभावनाएं खूब होती हैं। बहुत सारे केसेज हैं जिनमें फ्रॉड होता है, दोनों एंड पे होता है कि मजदूर ने पैसा जमा किया जाकर के, बहुत बार मजदूर बीसी पे या सिस्टम के वहां पर, या जो कस्टमर सर्विस पॉइंट बैंक का वहां पर आकर के, तो वो बहुत स्ट्रगल करता है कि वो हुआ नहीं है, वो रेमिटेंस में है। और जिस एंड पे वो रेमिटेंस लेती है महिला वहां पर जाकर के, जब वो अपने एपीएस से निकालती है, तो वहां पर भी बहुत बार है कि पैसा आया नहीं है, कितना निकला कितना नहीं हुआ। तो ये रेमिटेंस में भी ये इश्यू है थोड़ा। और अगर हम देखें तो सरकारी योजनाओं के बेनिफिट में भी ये एक इशू है। डिजिटल इंटरवेंशंस के साथ जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस तरह के कुछ इश्यूज तो उसमें आ रहे हैं। पर एक समय में माइग्रेंट के लिए रेमिटेंस जितना बड़ा इशू हुआ करता था, शायद आज की तारीख में वो उतना बड़ा इशू मेरी समझ से तो वहां पर नहीं है। मुद्दे हैं उसमें भी। जी नरेगा इशू में हमारा तो 2000 जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई आपका। और क्योंकि समय का अभाव है तो हमें अभी आगे बढ़ना होगा, और जिन साथियों के प्रश्न अभी रह गए हैं तो वो लिखित में अपने मैसेज कर सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आगे सत्र के लिए मैं बुलाना चाहूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारी साथी पल्लवी नायक जी को। वोट ऑफ थैंक्स। सुमित भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, बस आप सुन सकते हैं अगर तो। जी हेमंत भाई जी। हाँ, मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो मुश्ताक भाई ने बात कही उससे मुझे लगता है कि काफी श्रमिक वहाँ प्रभावित हैं। तो अगर राजेंद्र जी उनसे ऑफलाइन बात कर लेंगे तो शायद कुछ रास्ता निकल सकता है भविष्य। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम कनेक्ट करेंगे उनको, और कनेक्ट करेंगे उनको। राजेंद्र जी को अगर उनको ओके है तो मैं डेफिनेटली कनेक्ट करूंगी, हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू हेमंत भाई। जी, ओके जी, ओके, थैंक यू राजेंद्र भाई। आई एम नॉट एबल टू सी राजेंद्र भाई, एक मिनट। राजेंद्र भाई कॉल पे हैं? हाँ हाँ है। ओके ओके, धन्यवाद राजेंद्र भाई, थैंक यू वेरी वेरी मच।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक बहुत ही देश का बहुत ही गंभीर मुद्दा है और आपने बहुत ही बारीकी से हमको इस मुद्दे के बारे में समझाया है, और उतना ही जितना समस्या के बारे में उतना ही उसका हल जो है, वो हल आप कैसे ढूंढ रहे हैं इसका, उसके बारे में भी आपने हमको बहुत विस्तार से हमको समझाया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो बहुत क्लियर है कि ये जो प्रवासी मुद्दा है या प्रवासी लोगों का मुद्दा है या फिर असंगठित लोगों का मुद्दा है, ये एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है। आपने बहुत क्लियरली हमें बताया है कि ये एक कम्युनिटी का प्रॉब्लम है, उनके जो परिवार पीछे रह गए हैं उनका प्रॉब्लम है, वो जहाँ प्रवास करके आते हैं वहां का भी ये मुद्दा है। तो जिस गांव से ये सैकड़ों नंबर से बाहर आते हैं उस गांव का भी मुद्दा है और उस जिले का भी मुद्दा है, और जिस शहर में आ रहे हैं उस शहर का भी मुद्दा है। तो ये जो बड़ा एक समस्या है जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों को इसमें अफेक्ट होता है, उसके बारे में उसको इतनी विस्तार से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि हमारे जितने साथी जुड़े हैं, जो सभी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनको अपनी राजनीति में एक रचनात्मक काम में आगे बढ़ने के लिए इस मुद्दे को लेके एक नया डायरेक्शन मिला है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी विस्तार से हमारे साथ बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच।